हेलो बच्चा। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर। एक ऑटोमोबाइल है जो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। कैन बी स्टॉप्ड बाई अ डिस्टेंस 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक। अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो 40 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो बोला है अगर उसी ऑटोमोबाइल का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट करे तो मिनिमम मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? ब्रेक लगाने के बाद मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? एज्यूम स्कीडिंग, मतलब कोई स्कीडिंग नहीं एज्यूम करना है कि नहीं? तो पहला क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से। ऑटोमोबाइल है जिसका इनिशियल स्पीड u1 इक्वल टू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये 40 मीटर के बाद रुक जाता है। दूसरा केस क्या दिया हुआ है कि सेम ऑटोमोबाइल है, मतलब मास सेम है इसका। सेम ऑटोमोबाइल मतलब क्या क्या होगा? मास सेम होगा, कंडीशन भी सेम होगा, सब कुछ। इसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। फिर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। फिर हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बोला है ये फिर कितने दूरी के बाद रुक जाएगा, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए, जब दोनों में ब्रेक लगाएंगे तो दोनों में क्या आएगा? रिटार्डेशन क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि सिमिलर व्हीकल है कि नहीं? दोनों में क्या होगा? रिटार्डेशन क्या होगा? सेम आएगा। तो रिटार्डेशन यहाँ कांस्टेंट है, तो वी कैन अप्लाई द फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं करना, इसलिए हमने टाइम को यूज नहीं किया। अब देखिए ध्यान से, फाइनली यहाँ रुक जा रहा है, फाइनली यहाँ रुक जा रहा है, तो मतलब v क्या हो गया? 0। तो यहाँ ले लिए 0, ये हो गया यू स्क्वायर। रिटार्डेशन है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? निगेटिव इनटू एस। तो लिखोगे ट्वाइस ए एस इक्वल टू यू स्क्वायर। तो देखिए दोनों केस में ये वैल्यू सेम होगा, लेकिन दोनों का ये अलग है तो दोनों का ये भी अलग होगा, है कि नहीं? तो आप करें, लिखेंगे ट्वाइस ए एक्स वन अपॉन ट्वाइस ए एक्स टू इक्वल टू यू वन बाई यू टू का होल स्क्वायर। हमने दोनों के लिए लिख लिया, फिर ले लिया रेशियो। तो इससे ये कैंसिल हो गया। x1 क्या दिया हुआ है? 40। x2 हमें निकालना है, x2 x है। u1 क्या दिया हुआ है? u1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 u2 दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, तो बाई 80 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1/2, मतलब 1/4 आ गया। इट मीन्स यू कैन राइट x2 इक्वल टू 40 इंटू 4, ये हो गया 160 मीटर, है कि नहीं? सिंपल काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से लगा दें। ये है मेथड फर्स्ट। मेथड सेकेंड क्या लगा सकते हैं कि भाई हमने ब्रेक लगाया तो पीछे की ओर फ्रिक्शन लगा होगा। क्लियर है? दोनों सिमिलर व्हीकल है तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा। रिटार्डेशन भी सेम आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा दोनों का। लॉजिकल, फ्रिक्शनल फोर्स सेम है और मास सेम है, तो रिटार्डेशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो लिखोगे वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन ही स्पीड को घटाकर 0 कर दी, है कि नहीं? तो लिखोगे यहाँ पे F इंटू x1, बस मैग्नीट्यूड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वर्क डन निगेटिव हो, लेकिन मेरा काम बस है मैग्नीट्यूड पे कॉन्सेंट्रेट करना। अपॉन F इंटू x2, दोनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? सेम है कि नहीं? क्योंकि सिमिलर व्हीकल है। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई द टोटल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाफ m आ गया, हाफ m इंटू u1 स्क्वायर अपॉन हाफ m इंटू u2 स्क्वायर। दोनों का मास सेम था, इससे ये कैंसिल।
और इससे ये कैंसर, देखो x1 बाई x2 इक्वल टू u1 बाई u2 का होल स्क्वायर सेम है। तो जो आपको स्ट्राइक करे आप वही लगा देना। और लॉजिकली लॉजिकली आपको दिख रहा है इसमें कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम है। आप हाफ एम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे हाफ एम तो जाएगा एम ए इंटू एस। तो एम इंटू ए क्या हो जाएगा, फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू एस क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कॉन्सेप्ट ही सेम है कि नहीं, लेकिन दो अलग अलग मेथड बन सकता है, जो आपको स्ट्राइक करे लगा देंगे। मतलब सेम क्वेश्चन को हम वर्क पावर एनर्जी में डाल सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्राफ का। लिखा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, which of the following graph correctly represent the velocity वर्सेस टाइम। मतलब वीटी ग्राफ बनाना है। तो आपने अगर एक को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, आपने एक को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया तो क्या बना, v इक्वल टू किसी टाइम t पे, किसी भी टाइम t पे मान लो वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू जो भी u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, a हो गया माइनस जी इंटू टी। तो क्या हो गया v इक्वल टू u माइनस जी। और ये है स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यही बनेगा। पुट कर लो, देखो स्लोप निगेटिव है। अब देखे ध्यान से, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि देखो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी था पॉजिटिव, देखो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी है पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे, देखो वेलोसिटी हो गया जी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन है निगेटिव। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, निगेटिव, है कि नहीं। तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ गलत है। कैसे गलत है, आप हर एक ग्राफ को बोल सकते हो गलत है। देखो एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे देखो सिंगल टाइम, इस सिंगल टाइम पे दो वेलोसिटी, तो कैसे सही है। इस सिंगल टाइम, एक सिंगल टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकता है, एक टाइम पे मेरी एक ही वेलोसिटी हो सकती है। तो ये तो ग्राफ ही ऐसा ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं किसी भी केस के लिए। ये देखो ये ग्राफ गलत कैसे है कि टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं। तो आप बिना इक्वेशन बना करके भी आप सीधा ऑप्शन को चेक कर सकते हो, 3-4 पॉइंट चेक कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे इक्वेशन ही ड्रॉप बना दिया, और इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ यही वाला। आपको इच्छा इक्वेशन नहीं बनाना है तो 2-3 पॉइंट चेक कर लो तो अगर आपका सवाल हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस। अब देखिए ध्यान से, मान के चलो एक रोड है, एक क्या है, रोड है, और यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे क्या है, बस है। इसके 200 मीटर पहले एक कार है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम डायग्राम बनाते रहते हैं। ये दूरी क्या दिया हुआ है, 200 मीटर, ये दूरी दिया हुआ है 200 मीटर। उसके बाद द टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, और ये भी बोला है कि दोनों इनिशियली क्या है, रेस्ट में। दोनों इनिशियली क्या है, रेस्ट में, मतलब इसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। उसके बाद द बस हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द कार हैज एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरा फ्लो चार्ट हम डायग्राम में बनाते हैं, जो भी गिवन दिया हुआ है वो डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर, और कहा मेरा पूरा डायग्राम बन चुका है। अब क्या पूछा है, द कार विल कैच अप द बस आफ्टर अ टाइम ऑफ, कितने समय के बाद ये जो
कार है बस को कैच कर ले, कंफर्म कैच करेगा, क्योंकि इसका स्पीड बढ़ने का रेट ही ज्यादा है, एक्सीलरेशन ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ने का रेट ज्यादा है, वेलोसिटी चेंज होने का रेट ज्यादा है, तो कभी ना कभी इसको कैच करेगा। तो जब भी कैच करेगा तो दोनों दोनों मिल जाएंगे। ये क्या है? ये मिलन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? मिलन। यहाँ पे दोनों मिलेंगे। तो जब मिलेंगे, देखना, जब मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों का पोजीशन सेम होगा। दोनों का पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। और अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया है तो दोनों का टाइम इंटरवल ऑफ मोशन भी सेम होगा। और लिखा भी है दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, मूविंग एट द सेम इंस्टेंट बट डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सीलरेशन। सेम टाइम पे मूव करना स्टार्ट किया, बस एक्सीलरेशन अलग अलग है। तो क्या हुआ है कि दोनों के लिए टाइम इंटरवल भी सेम है और दोनों का फाइनल पोजीशन भी सेम है। यही मिलने का कंडीशन। मिलने का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं, दोनों सेम टाइम के लिए चलेगा भी जब मिल रहा हो, और जब मिलेगा तो फाइनल पोजीशन भी क्या होगा? सेम हो, है कि नहीं? अब सोचो कि अगर ये एक्स चलेगा, अगर ये एक्स चलेगा तो बता इसको कितना चलना पड़ेगा? इसको चलना पड़ेगा 100 प्लस एक्स, सही, 200 प्लस एक्स। अगर इस बस को एक्स चलना है तो इसको 200 प्लस एक्स उसी टाइम में चलना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो बताओ कार के लिए क्या लिखोगे? एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें निकालना है टाइम, तो टाइम को इन्वॉल्व करना है। लिखोगे हाफ, उसके लिए क्या दिया? ए इक्वल 2 इंटू टी स्क्वायर। बस के लिए क्या लिखोगे? बस के लिए डिस्प्लेसमेंट है 200 प्लस एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है 0, तो हाफ ए कितना है? ये हो गया बस के लिए और ये हो गया कार के लिए। ये हो गया 4 इंटू टी स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्वेश्चन खत्म, है कि नहीं? दो इक्वेशन, दो अननोन, क्वेश्चन खत्म। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 200 प्लस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकाल लेना, है कि नहीं? इसी सवाल को इसी सवाल को हम मेथड सेकेंड से कर सकते हैं। मेथड सेकेंड है रिलेटिव मोशन। ये सेकेंड है रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे कि बस पे बैठ जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जर्वर बन करके किस पे बैठ गए? हम ऑब्जर्वर बन करके हम बैठ गए बस पे। तो जैसे ही हम बस पे बैठ जाएंगे ऑब्जर्वर बन करके, तो बस हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में चला जाएगा। हम जिस फ्रेम पे बैठ जाते हैं वो फ्रेम हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में चला आता है। बताओ धरती माता घूम रही है, क्या हमें घूमते हुए दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? हम धरती माता पे ही बैठे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये आपको मानना पड़ेगा। लोग मान ही नहीं पाते हैं। कैसे सर? आप जिस फ्रेम पे बैठ जाते हो तो आपको ये फील होता है कि वो फ्रेम आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ चुका है। और किसको देख रहे हो? आप देख रहे हो कार को। तो अब पूरी दुनिया जो होगी वो बस के रिस्पेक्ट में, जो भी कहानी लिखोगे वो बस के रिस्पेक्ट में। ये हो गया रिलेटिव मोशन। अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो बस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो बताओ बस के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस? यूसी माइनस यूबी, 0 माइनस 0, 0। what is the acceleration of car with respect to bus? AC माइनस AB, तो हो गया 4 माइनस 2, तो हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब बस पे बैठकर कार को देखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बस पे बैठे हैं। किस पे बैठे हैं? बस पे बैठे हैं। और किसको देख रहे हैं? कार को देख। तो हमें कार की एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगी। अब देखो, चूंकि बस रेस्ट में है भाई, क्योंकि बस पे हम बैठ गए, तो अगर कार को बस के पास जाना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 200 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस कितना है? 200 मीटर। सोचो, बस पे बैठ गए और कार को देखना है, कार को देख रहे हैं, तो बस तो रेस्ट में आ गया,
तो और कार बस को कैच करेगा तो कितना कवर करेगा? 200 मीटर। कौन से फ्रेम में? बस के फ्रेम। तो सारी कहानी बस के रिस्पेक्ट में। तो अब सोचो यहां से, अब बस फ्रेम में लगा देते हैं एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू क्या है? बस अब बस फ्रेम यू क्या है? 0। एस क्या आ गया? 200 हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? टी इक्वल टू अंडर रूट 200। तो आ गया क्या? 10√2 आंसर। ये सवाल तो हम अपने मन में ही कर लेते, कुछ है ही नहीं मेरे लिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके लिए इतना सॉल्व किए हैं मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड इसलिए आसान थोड़ा सा है, मेथड सेकेंड इसलिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि जैसे ही बस पे बैठ गए तब एक ही पार्टिकल मोशन करता है। बताओ हमको कौन सा सवाल आसान लगे? जिस जिस सवाल में एक पार्टिकल मोशन करे या दो पार्टिकल मोशन करे? एक पार्टिकल मोशन करे, है कि नहीं? और ये कॉन्सेप्ट इसलिए लगाए क्योंकि टाइम जो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करेगा। देखो तो बस के फ्रेम में इस कार का डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 प्लस एक्स मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड किया, वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करेगा, लेकिन टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन साहब के मैकेनिक्स। तो हम बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं। हम क्या करते हैं ना कि जिस फ्रेम में टाइम आसान निकालना है, जिस फ्रेम से टाइम कैलकुलेट करना इजी है, उस फ्रेम से हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, है कि नहीं? और इसको हम उस टाइम को किसी दूसरे फ्रेम में भी यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं? सवाल और आएंगे, हम और बताएंगे। कुल मिलाकर के रिलेटिव मोशन एक बहुत सुंदर, एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है टू स्टोन्स आर थ्रोन अप, two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff to 240 meter height with initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively। है क्या? इस सवाल को भी हम लोग रिलेटिव से ही सॉल्व करेंगे। दो पार्टिकल आ गया है, तो किसी क्लिप से, मान लो कोई टावर है, क्लिप को आप मान लो टावर, 240 मीटर उसका हाइट है। हमने यहाँ पे एक ही साथ दो बॉल को फेंका, एक को 10 मीटर पर सेकेंड से, इसको बॉल वन मान लो, और बॉल टू को फेंके हम कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन? रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन मतलब वाई एक्सिस पे होगा y21, y21 का मतलब क्या होगा? y2 माइनस y1। यहाँ पे क्या होगा? टाइम। तो देखिए ध्यान से, दोनों सेम टाइम के, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। कैसे? इसका स्पीड कम है तो ये थोड़ा ऊंचा जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा, इसका स्पीड ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा ऊंचा जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। मतलब T2 इज ग्रेटर देन, टाइम पीरियड ऑफ T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब दूसरे बॉल को ग्राउंड पे गिरने में ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब जो पहला बॉल है वो ग्राउंड पे पहले गिर चुका है। तो मानो कि जब तक दो केस लेते हैं, when both ball in air, both ball in air, तो बताओ उस टाइम व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू? माइनस जी। क्या होगा? a1 माइनस a2, दोनों का माइनस जी माइनस जी,
नीचे निगेटिव मान लिए भाई, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, माइनस जी माइनस माइनस जी हो गया 0। सर अगर ये है 0, इसका मतलब है V12 कांस्टेंट। अगर एक्सीलेशन ऑफ, यहाँ 2 लिख लो ज्यादा अच्छा है, अगर एक्सीलेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, एक्सीलेशन क्योंकि बाई टू 1 देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सीलेशन 0 है, तो एक पे बैठकर 2 को देखे, हमें उसका एक्सीलेशन 0 दिखाई देगा। इसका मतलब एक पे बैठकर 2 को देखेंगे तो हमें 2 का वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई देगा, A2 माइनस A1। अब कांस्टेंट दिखाई देगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो भाई पहले तो स्ट्रेट लाइन बना, कब तक, जब तक दोनों एयर में, जब तक दोनों एयर में, तब तक। तो भाई कब तक एयर में है दोनों भाई, तो पहले कौन गिरा, पहले गिरा हुआ, तो 1 के लिए निकाल लो टाइम कब तक एयर में है, तो निकाल लो, क्या लाओगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जरूरत नहीं निकालने का है, इसके बिना कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, और फिर आपको लास्ट में बता देंगे, ये 2 सेकंड का सवाल। तो S क्या हो गया, -240, उसके बाद ये क्या हो गया, U कितना दिया हुआ 10t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम को सॉल्व करेंगे तो 8 सेकेंड आएगा सॉल्व करना। तो देखो 8 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन, लेकिन 8 सेकेंड के बाद ये तो गिर गया ना जी, और गिरने के बाद वो रिबाउंड नहीं कर रहा है, वो रिबाउंड नहीं कर रहा है, गिरने के बाद वो रिबाउंड नहीं कर रहा है। तो सोचो, अब एक पे बैठकर 2 को देखोगे, तो अब 2 का एक्सीलरेशन दिखाई देगा केस सेकेंड 2। केस सेकेंड 2 में क्या है, t इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड। अब एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आएगा, माइनस, एक्सीलरेशन माइनस जी आएगा। तो लिखोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये लिखोगे निगेटिव, और ये निगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड, पैराबोला तो बनेगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पैराबोला बनेगा, लेकिन अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला। तो कौन सा आंसर, ये गलत, ये तो गलत ही है, ये तो गलत ही है, स्ट्रेट लाइन ये बना, पानी ढुलता हुआ पैराबोला। तो देखो ग्राफ ऐसा, तो क्यों हम मार्किंग क्यों चेक करें, जरूरत ही नहीं चेक करने का है। अब बताइए, अब 8 सेकेंड में देखो, इसका यहां से यहां आने का टाइम क्या है, इसका यहां से यहां आने का टाइम देखो, यहाँ से तो लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू 42u/g, याद करो, यहाँ से स्टार्ट करें और फिर ऊपर गया और फिर यहीं पे आ जाए, तो टाइम पीरियड 2u/g 10 हो गया 8 सेकेंड। बस जब जितना देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा, उतना ही देर में ये यहाँ से यहाँ ही पहुंचेगा। तो बताओ, दोनों t इक्वल टू 8 सेकेंड पे दोनों की बीच की दूरी क्या है, 240 मीटर। देखो यहाँ पे लिखा भी है 240 मीटर। लेकिन सर ये सब चेक क्यों करे, एक ही ग्राफ सीधा यही दिख ही रहा है, सीधा टिक मारो। जब तक दोनों एयर में था तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पोजीशन टाइप ग्राफ स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन जब एक चिपक लिया ग्राउंड से, तो अब उसको एक्सीलरेशन दिखाई देगा निगेटिव 2 का, तो बनेगा पैराबोला, वो भी कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला, क्यों, एक्सीलरेशन है निगेटिव, है कि नहीं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with speed u। एक टावर है, एक टावर है जिसका हाइट h है, जिसका हाइट क्या है, h है। आपने इस बॉल को क्या फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, किससे, स्पीड u से। तो अब बॉल क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ तक नीचे आएगा। The time taken by the particle to hit the ground is n times that time taken by it to reach the highest point। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि अगर यहां से यहां, सुनो, अगर यहां से यहां जाने का टाइम अगर t है, तो यहां से यहां आने का टाइम है n इंटू टी। क्या लिखा है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स ज्यादा है दैट द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अगर यहां से यहां जाने का टाइम t है, तो यहां से यहां आने का टाइम क्या है? nt। यह अब निकालना है द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन। ये रिलेशन एच यू और एन में क्या रिलेशन है? देखो बच्चा, सबसे पहले फिजिक्स में आप डायग्राम बना, जो भी गिवन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको डायग्राम, उसका एक डायग्राम बना कि हो क्या रहा है। जब तक ये नहीं बना पाओगे सवाल तो होगा ही नहीं, तुम बार बार क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाएगा। एक बार सिस्टमेटिक पूरा फ्लो चार्ट बना दिए तो अब हमें पता है क्या क्या करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट बना करके, डायग्राम बना करके सारा गिवन डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर दो। अब तुम्हें दिखने लगेगा, मतलब तुमने क्वेश्चन का 30% पार्ट सॉल्व कर दिया अगर सही तरीके से फ्लो चार्ट और डायग्राम बना दिया गिवन के साथ। अब डायग्राम को देखते हुए आगे बढ़े तो दिख रहा है, बताओ, इस पूरे मोशन में एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सर। तो सोच, यहां से यहां जाने का टाइम टी क्या है? तो टी इक्वल टू यू बाई जी। कैसे लिखे सर? तो यहां से यहां आने का टाइम 2u/g। ज्यादा दिक्कत है, लगा दे यहां से v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u/g ही आएगा, u से फेंका है। अच्छा, अब सोचो यहां से यहां का, यहां से यहां का, तो हम यहां से यहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो लिखोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकदम ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और हम बस ये समझेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन को शो करते हैं। वेक्टर का दो पार्ट, एक मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को अलग देखे, डायरेक्शन को अलग देखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखे, बताओ, जब यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच। माइनस एच ऊपर से नीचे जा रहा है। इस इक्वेशन की यही खूबसूरती है कि डिस्टेंस का वर्ड नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। सिंपली शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो भाई जे यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट तो सब नीचे की ओर ही है ना, तो माइनस एच। अब देख u क्या लिखेगा? u इक्वल टू यू, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टाइम्स ज्यादा है, n इंटू टी। तो n इंटू टी का मतलब क्या है? n u बाई जी। तो n u बाई जी प्लस हाफ माइनस जी, यहाँ पे t क्या होगा? n u बाई जी का होल स्क्वायर। खत्म सवाल। इसको दो लाइन सॉल्व करेगा, अगले लाइन में आंसर चला है। तो बस दो लाइन सॉल्व करके देख, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम दो स्टेप करेगा, क्योंकि ये जी स्क्वायर, ये जी काटेगा जी स्क्वायर, तो नीचे जी आएगा। बस दो स्टेप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर सीधा तुम्हारे हाथ। बहुत टफ सवाल नहीं थे, सब जेई मेंस के सवाल है। तो जेई मेंस में कभी कदाल एक आध सवाल टफ चलाता है। जेई मेंस में क्या है, ये बस सही ढंग से आप प्रैक्टिस कर लिए हर एक चैप्टर को पढ़ते हुए, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। बहुत डेप्थ में जाते हैं एडवांस में, और भी एडवांस में थोड़ी कि एडवांस के लिए सर एडवांस में जब एडवांस के सवाल आएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज कर जाएंगे, नहीं। वहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होगा, वहां भी एफ इक्वल टू एम ही होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे एफ इक्वल लगेगा टू एम। एडवांस में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। एक क्वेश्चन में तीन चार कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दे, या क्वेश्चन को मैथमेटिकली टफ कर दे। और जैसे क्वेश्चन में का तीन चार कॉन्सेप्ट मिक्स किया तो ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो समय लगेगा। अब बोलेंगे बढ़िया सवाल है, तो उस एडवांस में ही काम करता है। कुछ नया चीज एडवांस में नहीं है, कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं आ गए, कोई नई चीज नहीं आ गए। बस बुद्धि लगाना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन को या तो मैथमेटिकली टफ कर देगा, या क्वेश्चन में तीन चार कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन है उसमें काइनेमेटिक्स से मिला दिया, उसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही मिला दिया, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट से मिला दिया, सर्कुलर मोशन भी मिला दिया। लो, तुम हो जाएगा परेशान, बन गया क्वेश्चन टफ। लेकिन अगर हर एक चैप्टर का कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो कितना भी टफ सवाल हो, सवाल होंगे भाई, कोई कॉन्सेप्ट के अंदर से ही पूछे हो, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24।
पैराशूट, एक पैराशूट वाला आदमी है, पैराशूट लेके कूद गया है। ऐसा ऐसा भी सवाल काफी आता है, पैराशूट पे पैराशूट लगाएं और किसी हेलीकॉप्टर से कूद गए और उस पर फिर सवाल बनाएगा। आफ्टर वेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। वेलिंग आउट का मतलब क्या होता है, मानो कि वाटर रिवर में तो स्विम कर रहा है, ये तो पानी को ऐसे ऐसे करता है, उसको बोलते वेलिंग आउट। तो बोला कि मानो कहीं से जंप किया, मानो हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर से ही अगर जंप किया, यहाँ से जंप कर गया, तो जंप कर गया तो पहला 50 मीटर ये पैराशूट नहीं खुलता है। मतलब पहला 50 मीटर इसका जो नीचे एक्सीलरेशन है ए इक्वल टू माइनस माइनस जी बाई डायरेक्शन नीचे दिखाई, इसलिए माइनस जी लिखे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पैराशूट खोल देता है, और पैराशूट खोल देता है तो क्या हो गया, एक ऊपर की ओर नेट फोर्स आ गया, नेट mg, और जो पैराशूट के कारण जो ऊपर एक फोर्स लगा, तो वो फोर्स माइनस mg, तो नेट फोर्स ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी। तो रिटार्डेशन क्या आ गया, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। अब देख, चूंकि हम नीचे निगेटिव माने हैं, नीचे निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सब रिटार्डेशन है तो उसको निगेटिव कर दो, नहीं। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी। अब अब क्या पूछा, ही रीचेज द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जब ग्राउंड के पास पहुंचता है तो स्पीड क्या होता है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा है, एट व्हाट हाइट ही बेल आउट, कहाँ पे ये कूदा, कहाँ पे ये कूदा, मतलब आपको ये निकालना है टोटल। तो सोचो कि अगर हम ये निकाल लें, अगर हम ये निकाल लें और इसमें +50 कर दे, इसमें +50 ऐड कर दे, तो हमारे पास ये आ गया। तो सर ये कैसे निकलेगा, तो ये निकल जाएगा अगर तुझे यहाँ का स्पीड पता है। तो सोच यहाँ का स्पीड कैसे निकालेगा, यहाँ का स्पीड, तो यहाँ का स्पीड लिखेगा √2 इंटू जी इंटू 50। अब जी का कोई वैल्यू, यहाँ पे जी इक्वल टू 10 नहीं बोला है, तो जी इक्वल टू 9.8 लेंगे। तो 9.8 लेकर के तो यहाँ का निकाल लेगा वेलोसिटी। तो क्या आ गया, सिंपली 2 इंटू 9.8 इंटू 50, कौन सा लगाएं फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई से एस, यहाँ पे यू है 0। अब सोच यहाँ पे आ गए, अब क्या करेंगे, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको बी माने। अब बी से सी लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बी से सी क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ हाइट निकालना, तो लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच। वी स्क्वायर कितना है, तो वी स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, बी से सी में सी है फाइनल, 3 का स्क्वायर, यू कितना है, यू का 2 इंटू 9.8 इंटू 50। अब देखो +2। अब बताओ ए क्या लिखेगा, तो बच्चा यहाँ तो निगेटिव मत लिख देना, यहाँ तो एकदम निगेटिव मत लिख देना। यहाँ पॉजिटिव क्यों आ गया है सर, देखो ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव क्यों आया है सर, तो आप देखे ध्यान से एक चीज, ये स्क्वायरिंग किया हुआ है, तो निगेटिव क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ क्या हो गया, सिंपल 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा माने निगेटिव है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 50, उसके बाद प्लस ट्वाइस इंटू ए कितना हुआ है 2, माइनस नहीं, माइनस कर देगा सब गलत, इंटू बताओ आ गया एच, ये दूरी हम मान लेते हैं एच। अब देखो यहाँ पे एच आएगा निगेटिव, एच निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि नीचे जा रहा है। तो फिर आप एच का मैग्नीट्यूड जो भी यहाँ पे आएगा, एच का मैग्नीट्यूड, उसको आप 50 के साथ जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक बलून ऊपर जा रहा है, जब कुछ हाइट ऊपर गया तो उससे एक स्टोन गिर गया, तो बनाओ सवाल। ऐसे सवाल नहीं बोलेंगे ढेर सारा, उसके लिए परेशान नहीं होना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला है,
बोला अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है सिस्टमेटिक डायग्राम स्टार्टिंग से ही, एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई, रेस्ट से स्टार्ट किया है, एक्सिलरेट एट द रेट एफ, एक्सिलरेट एट द रेट एफ, एक्सिलरेट किया है, रेट है एफ, एक्सिलेशन दिया हुआ, थ्रू अ डिस्टेंस एस, थ्रू अ डिस्टेंस एस लिख लिए। उसके बाद देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टाइम टी, फिर कुछ टाइम टी तक, यहाँ से हम मान लिया टाइम टी है, यहाँ से ये, यहाँ से टाइम टी, यहाँ तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद देन रिटार्ड, देन डिसेलरेट एट द रेट एफ बाई टू, फिर रिटार्ड करता है। अब भाई रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, तो उल्टा कर दिए। और फाइनली क्या होता है, रेस्ट में चला आता है, मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0। तो बोला कि अगर टोटल डिस्टेंस ट्रांसवर्ड, अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, अगर ये 15s है, अगर ये 15s है, तो आप बताएं कि एस, एफ और टी में रिलेशन कौन सा ऑप्शन सही है, सॉल्व करें आप लोग। क्या करना है, एक काम करते हैं, हमें टी और एस में रिलेशन चाहिए। सोच यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ये जो वेलोसिटी होगा, जो कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2fs। कैसे, हमने यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, बोला एस और एफ सब में देख, एस और टी में रिलेशन, तो एस और टी में रिलेशन निकालना है, तो कहीं ना कहीं तुमको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है अच्छे तरीके से, और इस वेलोसिटी को जब यूज करना है तो तुमको ये वेलोसिटी तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा, तो लिखेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, यू है 0, तो 2f इंटू एस, ये वी स्क्वायर हो गया, तो वी कितना हो गया, √2fs। अच्छा, अब जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये था ए से बी। अब देख, ये सी मान ले, ये डी मान ले, तो अब तू सी से डी लगाएगा, सी से डी लगाएगा, तो ये किसी तरीके से अगर ये दूरी निकाल ले, तो जो ये वाला दूरी होगा, टोटल दूरी माइनस ये दूरी और माइनस ये, हमको हम देख के बोल देंगे कि ये दूरी होगा ट्वाइस है। सर रिटार्डेशन हाफ हो गया है, तो आपने रिटार्डेशन को हाफ कर दिया है, तो दूरी डबल हो ही जाएगा, डबल दूरी के बाद ही रुकेगा, कैसे देख ले। तो सोच सी से डी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा, कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं करना है, तो लिखेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू सी डी पॉइंट, ये डी है फाइनल, 0 स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हो जाएगा यू हो जाएगा √2gs, मतलब 2fs जी नहीं, यहाँ पे एफ इक्वल टू 2 माइनस एफ बाई 2 इंटू, इसको मान ले एस डैश, अरे यहाँ एक्सीलेशन माइनस एफ बाई 2 है, तो देख यहाँ से एफ कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ गया, एस डैश इक्वल टू ट्वाइस एस। तो देख, ये दूरी एस है और ये दूरी है ट्वाइस एस, तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो बता ये दूरी क्या आएगा, तो ये दूरी आ गया 15 माइनस एस माइनस ट्वाइस एस इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी √2fs इंटू टाइम, खत्म सवाल। समझ में क्या किए हम ये दूरी निकालें, तो ये दूरी तभी आएगा जब ये दूरी निकाल लेंगे, फिर इस पूरे में से ये माइनस कर दी, ये दूरी आ गया, ये वेलोसिटी भी निकालनी है और टाइम
पता ही था, ही दिया हुआ है। फिर लिख दिए वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी है कांस्टेंट, कहां से कहां, बी से लेके सी तक। तो यूज किए हम लोग 13s इक्वल टू रूट एफ एस इंटू 2t, स्क्वायरिंग कर दे, 30 नहीं 12 होगा, सॉरी 12, 15 माइनस 3 12, स्क्वायरिंग करेगा तो 144 एस स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एफ एस इंटू टी स्क्वायर। अब एक एस से एक एस कैंसल, और ये हो गया 72 टाइम्स, तो आ गया एस इक्वल टू 1/72 एफ टी स्क्वायर। कोई ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन कोई मैच नहीं किया, उस साल जेईई मेंस में इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं किया। क्लियर है, हमारा ये आंसर है, इसमें सबको मार्क्स मिले थे। क्या देखा, सिस्टमैटिक डायग्राम, सिस्टमैटिक डायग्राम बना दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। अच्छा 26 क्या है, a bullet fired into a fixed target loses its velocity after penetrating 3 centimeter। एक मान ले कोई टारगेट है, अब पेनिट्रेट कर रहा है तो टारगेट का कोई ना कोई लेंथ होगा। तो मान ले कि कोई बुलेट है, इंटर किया यहाँ पे, तो यहाँ जब इंटर कर रहा था तो इसका वेलोसिटी मान ले u, तो बोला लॉसेज हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया तो इसका वेलोसिटी हो गया आधा, आधा लॉस हो जाता है तो आधा हो गया। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये फर्दर तो पेनिट्रेट करेगा क्योंकि वेलोसिटी है, तो फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगा रेस्ट में आने तक। तो ये मान ले x, तेरे को यही x निकालना है। सिस्टमैटिक डायग्राम ये है, क्या करे सर, तो देख लॉजिक क्या लगाएगा कि जैसे ही इसमें घुसा तो पीछे लगने लगा फ्रिक्शन, रेजिस्टिंग फोर्स, तो उस रेजिस्टिंग फोर्स के कारण क्या आया, आया रिटार्डेशन। तो इधर यहाँ भी जो यहाँ जो एक्सीलरेशन होगा वही एक्सीलरेशन यहाँ पे, क्योंकि जो फिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है वही फिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है। अब फिक्शनल फोर्स बाई मास एक्सीलरेशन है, ना फिक्शन चेंज कर रहा है ना मास चेंज कर रहा है, तो दोनों केस में सेम एक्सीलरेशन। यहाँ रिटार्डेशन इसलिए बिकॉज एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, स्पीड घट रहा है। अब क्या करेंगे देखो, ये ए, ये बी और ये सी। अब देख ए से बी पे जा, तो ए से बी पे जाएगा तो क्या लिखेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। क्यों, क्योंकि कहीं टाइम को इन्वॉल्व नहीं किया है, उनको यही मालूम चल जाएगा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। तो देख यहाँ पे लिख लिया u/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए लिखे निगेटिव में, अगर निगेटिव नहीं लिखेगा तो आंसर निगेटिव में आएगा। अगर तूने पहले ही साइन मान लिया तो लास्ट में मैग्नीट्यूड आएगा, अगर तूने इक्वेशन में ही साइन मान लिया सर निगेटिव है तो लास्ट में बस मैग्नीट्यूड ही आएगा ना जी। अच्छा यहाँ पे क्या लिख दिया 3, ये तो सोच यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ए इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 3u²/4। तो यहाँ से तूने क्या निकाल लिया, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू u²/8। कुछ नहीं किया है, 3 सेंटीमीटर चला है तो यहाँ पे इधर आ गया, ये क्या हो गया u²/4 माइनस u²-u²/4 3u²/4। अब इस a को यूज करेंगे, तो सोच अब हम लिखेंगे b से लेके c तक, तो क्या होगा, फिर लगाओ v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस एस। पता क्या लिखेगा v² लिखेगा सिंपली 0, रेस्ट में आ गया, u कितना हो जाएगा u/2 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस a, तो क्या हो गया माइनस u²/8 इंटू एस, आ गया यहाँ से एस, ये एस क्या है x, निकाल ले कैलकुलेट कर ले, खत्म है कि नहीं।
सिंपल सा क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट में, इस सवाल में तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ फ्रिक्शनल का वर्क डन F इंटू 3, यहाँ से यहाँ फ्रिक्शनल का वर्क डन F इंटू S, F इंटू X इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखा F इंटू 3 अपॉन F इंटू एक्स, यहाँ आएगा चेंज, यहाँ क्या आएगा, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m, सिंपली बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, u स्क्वायर माइनस u बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा हाफ m u बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, बस मैग्नीट्यूड का बात। तेरा इच्छा करे तो उल्टा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, यानी माइनस लिख, इससे ये कैंसिल आ गया, ले x ऊपर भी u स्क्वायर नीचे भी u स्क्वायर, वो भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, जो स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि जहां भी फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगता है, वहां पे कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम भी लग सकता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एन ऑटोमोबाइल्स ट्रेवलिंग विद स्पीड 60 किलोमीटर कैन ब्रेक टू स्टॉप अ डिस्टेंस 20 मीटर। ब्रेक लगाता है 20 मीटर के बाद रुक जाता है। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट 120 किलोमीटर द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। ऐसा सवाल करा दिए हैं भाई, कि बोला कि जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, दिया हुआ है 20 मीटर। जब हमने स्पीड को डबल कर दिया 120 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। वही कहानी लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या भाई, फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा ले, चाहे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा ले, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा ले, जो इच्छा कर। हम लगाते हैं फ्रिक्शन का ही, क्या लिखेगा, F इंटू 20 और F इंटू एक्स इक्वल टू 120 का स्क्वायर हाफ m 60 का स्क्वायर अपॉन हाफ m 120 का स्क्वायर। खत्म, कंप्लीट। ये कोई इच्छा है तो लगा ले वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस के, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर। एक टावर है जिसका हाइट क्या है h मीटर। हमने एक बॉल को कर दिया है रिलीज, तो बोला नीचे आने में जो टाइम लगा है, इट टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड, यहाँ आने में टाइम लगा है t। तो ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, जो टाइम होता है ये होता है √2h/g। कैसे निकाल लेगा भाई, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। जब नीचे गया तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h, u तो है 0, हाफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g, तो t इक्वल टू √2h/g। आप याद रखें, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होंगे, जिसको आपको ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। अब उसके बाद देखें ध्यान से, तो बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड। अगर इसको यहां से यहां आने में t लगता है, तो t/3 पे कहीं यहाँ पे होगा, तो t/3 पे यहाँ पे होगा। तो पूछा है बताओ ग्राउंड से कितना हाइट। सर ये कैसे पूछे ग्राउंड से कितना हाइट है, देख ऑप्शन में दिया फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। क्लियर है, तो सोच ये दूरी निकाल करके h से कर देगा माइनस, तो आ गया ये दूरी, ये टोटल दूरी है कैपिटल H, और ये दूरी निकाल करके इससे क्या कर दे, माइनस कर दे इससे। तो कैसे आएगा भाई, तो लगा देगा s इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो है 0 सर, a क्या है माइनस g, नीचे निगेटिव, नीचे निगेटिव हमेशा। अब निगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज मत करना, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे नहीं, बस जान ले निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होगा t/3, तो t/3 का होल स्क्वायर, तो आ गया हाफ माइनस जी टी स्क्वायर बाई 9 माइनस g/2, टी स्क्वायर क्या होगा भाई
टी स्क्वायर हो जाएगा 2h/g 1/9। तो 2 से 2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो माइनस आ गया, -h/9 आ गया। तो माइनस रिप्रेजेंट किया कि नीचे आया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया h/9, मतलब ये दूरी है h/9। बताओ ये दूरी क्या हो जाएगा h - h/9, तो क्या आ गया 8h/9। पता हमें हर एक में सिस्टमैटिक डायग्राम, अगर तो सिस्टमैटिक डायग्राम बना दिया ना बच्चा, तो सवाल 30-40% वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं जेईई मेंस, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। A car is moving with a speed of 50 km/h can be stopped by braking after at least least distance 6 मीटर। हार्ड ब्रेक अगर तुमको लिस्ट डिस्टेंस में रोकना है तो हार्ड ब्रेक अप्लाई कर। द सेम कार मूविंग एट कितना है भाई 100 km/h, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसके पिछले के पिछले वाला क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू 6 और एफ इंटू एक्स इक्वल टू हाफ एम इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन हाफ एम इंटू 100 का स्क्वायर। सर आप इसको मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं चेंज करना है सर? अरे ऊपर भी किलोमीटर नीचे भी किलोमीटर, कट जाएगा भाई साहब, आ गया एक्स, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के सवाल 3-4 और कुछ है नहीं, हम बहुत सिंपल सवाल है ये। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, पूछा है फ्रॉम अ बिल्डिंग two ball A and B are thrown such that A is thrown upward and B is thrown vertically downward। अच्छा, डाउनवर्ड। एक बिल्डिंग से हमने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया और एक बॉल को नीचे फेंक दिया। तो ऊपर फेंके एक यू से और एक फेंके नीचे यू से। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सेम मानना पड़ेगा, एकदम सेम मानना पड़ेगा। कहीं देखो थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी इज थ्रोन डाउनवर्ड, कहीं कुछ बोला ही नहीं। तो पूछा है कि ये ऊपर जाएगा फिर लौट कर नीचे आएगा, तो यहाँ पे इसका स्पीड मान ले भी है, टक्कर मारने के जस्ट पहले ये सीधा नीचे आएगा, और यहाँ पे इसका स्पीड क्या है वीबी है। बता वी और वीबी में क्या रिलेशन, दोनों बराबर भाई, दोनों बराबर। दो लॉजिक, लॉजिक वन कि देख यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो इसका स्पीड तो यू ही हो गया ना भाई, यू से फेंका, जब लौट के यहीं पे अपने पोजीशन पे लौट कर आया तो क्या हो गया, ये तो यू ही हो गया। तो केस तो इसका वाला ही बन गया सर, केस तो ये वाला ही बन गया सर, पहला लॉजिक की। दूसरा लॉजिक ये है कि जब दोनों बॉल जब ग्राउंड को टक्कर मारता है तो दोनों का पोटेंशियल लॉस सेम। देख ये इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस सेम है, तो दोनों का काइनेटिक भी सेम बढ़ेगा, क्योंकि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का डिक्रीज ये सेम, दोनों का काइनेटिक इंक्रीज भी सेम, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम है, तो फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सेम ही होगा। तो वेलोसिटी क्या है बराबर, यहाँ बोला है मास सेम। हाँ यहाँ पे की और है वेलोसिटी, हाँ मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा यार, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन डी देख, यहाँ यहाँ भी लिखेगा mgh, यहाँ लिखेगा हाफ mv स्क्वायर, तो मास से मास तो कैंसिल ना हो गया, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, ये नहीं सर, ये नहीं, हमको लगा ये हो सकता है ये। अब देख ले तू क्वेश्चन नंबर 31। अब 5-6 क्वेश्चन वेक्टर के हैं। इधर
रिसेंटली वेक्टर के सवाल पूछे गए हैं, तो वेक्टर का सवाल भी सॉल्व करते हैं। देखो अब रिसेंटली, अब इतना मतलब कि सोच ले 3-4 अटेम्प्ट होता है, हर एक अटेम्प्ट में 8-8 पेपर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई? तो वेक्टर से भी सवाल आना स्टार्ट हो गया अच्छा खासा। पहले पूछता था, फिर बीच में पूछना बंद कर दिया, अब लेकिन वेक्टर से कभी कदा एक बार। अब जेईई एडवांस भी कई कई बढ़िया सवाल पूछ लेता है वेक्टर से, तो वेक्टर भी ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, उसमें वेक्टर से भी जेईई में थोड़ा सा आसान पूछेगा, जेईई एडवांस भी कई कई बढ़िया सवाल पूछ लेता है वेक्टर के ऊपर, डायरेक्टली वेक्टर के ऊपर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है कि A1 इक्वल टू 3 एंड A2 इक्वल टू 5। A1 A2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दोनों के रिजल्टेंट का ही मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का भी यूज कर लिया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे यूज कर लिया एडिशन ऑफ टू वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट। तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस ट्वाइस A2। तो आपका पहला स्टेप होगा ना कि इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तब कुछ दिखेगा। एक्सपेंड करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर देंगे दोनों से, फिर इसको कर देंगे दोनों से, तो क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे ये हो गया 6A डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एंगल बिटवीन दे, दोनों सेम वेक्टर है cos 0 सर, ये तो हो गया 1 सर। ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो आ गया -4A1 डॉट, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर तो आ गया +9A1A2, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो आ गया क्या? -6A2 का स्क्वायर, है कि नहीं? तो अब क्या कर ले, ये आ गया 6 मैग्नीट्यूड ऑफ A1 का स्क्वायर, ये आ गया -4 + 5 तो ये गया 5A डॉट A2 माइनस 6A2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देख बाबू साहब, यहां से तू क्या करेगा? A1 का वैल्यू पुट करेगा, यहाँ से A2 का वैल्यू पुट करेगा। अब फंस गया यहाँ पे आकर के, इसके लिए भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सो A1 डॉट A2 का मतलब क्या है? A1 A2 cos थीटा। तो सोच, अगर तू A1 प्लस A2 निकालना चाहता है, A1 प्लस A2, बताइए क्या हो गया? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। तो स्क्वायरिंग कर ले, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2। ये A1 A2 cos थीटा का मतलब क्या है? A1 A2 cos थीटा का मतलब है A1 डॉट A2, है कि नहीं? हम ऐसा लिख सकते हैं, कहने का मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को 2A1 डॉट A2। तो डरना मत। अब देख भाई, यहाँ से ये रख दे, उसके बाद फिर A2 रख दे, फिर A1 रख दे, क्या A1 A2 आ गया? और जो A1 A2 आएगा वो यहाँ रख दे, तेरा आंसर ही आ गया, है कि नहीं? कितना सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किए ना, तो हमको चीजें दिखी, तो हम लगाए, है कि नहीं? हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर का जो धारा है वो कितने से जा रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये आपको रिवर बोट कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता होगा। रिवर बोट कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन में रिवर बोट कॉन्सेप्ट में ये सब रेन मैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सब में ये बताया गया होगा। अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ए स्विमर कैन स्विम मतलब एक स्विमर है जो 4 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। मतलब जानते हो ये क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर पानी शांत है तो ये 4 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है। इसका मतलब ये है what should be the direction of the swimmer with respect to the flow of river to cross the river state। बोला कि अगर पानी का बहाव इधर है, पानी का बहाव इधर है, सोच पानी का बहाव इधर है, तो सोचो कि अगर ये इधर जाना चाहेगा, अगर ये इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, वो होता है रिलेटिव, इधर जाने की चाहत है। मतलब पानी शांत होता तो इधर ही जाता। मतलब ये रिलेटिव टू वाटर का बात कर। तो सोच ये और ये जुड़ करके हो जाएगा रिजल्टेंट इधर, इधर जा ही नहीं पाएगा। तो सोच अगर इधर जाना चाहता है, सोच अगर रिजल्टेंट इधर कब होगा? जब चाहत इधर जाने का हो। क्योंकि बोल रहा है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर का डायरेक्शन क्या हो कि स्ट्रेट जाए, टू क्रॉस स्ट्रेट। मतलब स्ट्रेट है रिजल्टेंट, तो चाहत इधर जाने की होगी, तो इसकी और इसकी ताकत जुड़ जाएगी। दो ताकत लगेगा, एक ताकत लगेगा बोट का या स्विमर का, और एक ताकत लगेगा किसका लगेगा? रिवर का। यहाँ पे दो इफेक्ट है, एक खुद बोटमैन का इफेक्ट या स्विमर का इफेक्ट, और एक है रिवर का इफेक्ट। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट। और ये क्या हो गया? वेलोसिटी, हाँ सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो सोच वी बी आर इक्वल टू वी बी माइनस बी आर, वी बी माइनस वी आर। इट मीन्स वी बी इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर। मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट ही ये है। तो देखें यहाँ पे, ये हो गया यहाँ से, मानो यहाँ से स्टार्ट किया दोनों, ये है वी आर और ये है वी बी आर, ये है वी बी आर, और इस दोनों का रिजल्टेंट है इधर, ये रिजल्टेंट है वी बी। तो एक काम करते हैं, हम रिजल्टेंट तो कंपोनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। सर इसका भी कंपोनेंट ले लेंगे, इसका भी कंपोनेंट ले लेंगे, दोनों का एक्स कंपोनेंट जोड़ देंगे, सर दोनों का वाई कंपोनेंट जोड़ देंगे। तो सोच अगर दोनों का रिजल्टेंट है ये डायरेक्शन में, मतलब दोनों का, इस दोनों का एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो ये तो एक्स के अलॉन्ग ही है सर, तो ये मान ले थीटा, तो ये हो गया वी बी आर कॉस थीटा, और ये हो गया वी बी आर साइन थीटा। तो लिखा यहाँ पे, अगर थीटा तू यहाँ से ही मान सकता है, अगर थीटा तू यहाँ से मान लिया, सपोज दैट जो क्लास में टीचर लोग बताता है, अगर तू थीटा यहाँ से मान लिया, सपोज दैट थीटा यहाँ से मान लिया, ये तो बताओ क्या होगा? ये हो गया वी बी आर कॉस थीटा, और ये हो गया वी बी आर साइन थीटा। अगर नेट इधर है, अब इसको काट दे, क्यों? कंपोनेंट ले लिया। अगर नेट इधर है तो ये दोनों बराबर, इसका मतलब वी बी आर साइन थीटा इक्वल टू वी आर। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। अब वी आर कितना दिया हुआ है? 2। वी बी आर कितना दिया हुआ है? 4। कितना आ गया? हाफ। तो थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 30 डिग्री।
कहीं मैच किया नहीं है, आंसर 120। कैसे सर? तो रिवर के फ्लो से बताना है डायरेक्शन। रिवर का फ्लो तो इधर है सर, और ये एंगल आया है 30 डिग्री सर, ये 30 है सर, ये पूरा 90 है सर, तो ये कितना हो गया 120, ये 30, ये 90, ये पूरा 120। कौन सा है सर? ये। अच्छा बताओ, व्हाट इज द वीवी? वीवी इक्वल टू वीवी आर कॉस थीटा। तो तू रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं? तो समझ ले कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम खेल है वेक्टर। तेरे को वेक्टर अच्छे से कमांड है और रिलेटिव मोशन अच्छे से कमांड है, तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, रेन मैन प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, विंड प्लेन प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, सब बहुत इजीली बन जाएगा। दो पॉइंट पे ध्यान रखना है वहां पे, एक रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट और एक वेक्टर, है कि नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? टू फोर्सेज P and Q of magnitude 2F and 3F respectively। दो फोर्सेज है, एक का मैग्नीट्यूड ट्वाइस एफ और एक का मैग्नीट्यूड थ्राइस एफ, आर एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ ईच अदर। दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। इफ द फोर्स Q इज डबल, अगर हमने Q को डबल कर दिया है, देन द रिजल्टेंट also get double, then the angle theta is। कुछ है ही नहीं भाई। पहले में मान ले रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर का मतलब पी और क्यू का रिजल्टेंट। तो पी है, पी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? पी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2f और क्यू का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3f। आर बोल रहे हैं क्या? आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या लिखेगा? मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी दिखाते हैं और सिंपली ऐसे भी दिखाते हैं। ये हो गया 2f का होल स्क्वायर प्लस 3f का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर ले, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब सोच, इफ द फोर्स Q is double then resultant also gets double। तो रिजल्टेंट अब हो गया 2r, पहले r था हो गया 2r। हमने किसको डबल किया है? हमने फोर्स Q को डबल किया, मतलब 3f को कर दिया है 6f। तो क्या हो जाएगा 2f का होल स्क्वायर प्लस 6f का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f 6f। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं चेंज किया है, हम बस मैग्नीट्यूड को Q को डबल किए हैं। अगर ये P है और मान ले ये Q है, हमने ये एंगल नहीं चेंज किया है, हम बस Q को डबल कर दिए, Q को ऐसे कर दिए, बस लेंथ को बढ़ा दिए। डबल करने का मतलब क्या हो? लेंथ को बढ़ा दिया, हम एंगल नहीं चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग कर दे भाई, इसको स्क्वायरिंग करके बताइए, स्क्वायरिंग कर देगा अगर सपोज दैट, तो यहाँ कितना आ गया? आर स्क्वायर, ये हो गया 2f का होल स्क्वायर प्लस 3f का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? ये हो गया 12f स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दिया, कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर इक्वल टू 2f का होल स्क्वायर प्लस 6f का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा? 24f कॉस थीटा। अब सोचो, ये r को अगर यहाँ रख देगा, ये r स्क्वायर को यहाँ रख देगा, तो दोनों तरफ एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा कॉस थीटा आ जाएगा। अगर ये चीज को यहाँ तू रख देगा सीधा यहाँ पे, तो ये इसमें बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई एफ स्क्वायर इधर भी है, एफ स्क्वायर इधर भी है, तो एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कॉस थीटा ना सर। आ जाएगा आंसर, 2 लाइन के अंदर आ जाएगा आंसर। तो ये आपका काम है कि नहीं? तो ये देखिए कॉन्सेप्ट है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम करते चले गए, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 35, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में टोटल 46
टोटल 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है। तो 35 तक आज कर लेते हैं, रिमेनिंग कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 35। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मतलब मान लेते हैं ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू के। गिवन लिखते चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी is n times the magnitude of a minus b. अब लिख magnitude of a plus b is n times the magnitude of a minus b. बता a plus b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों को स्क्वायर कर ले। सबसे पहले देखो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखे स्क्वायर कर लेगा तो यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेगा तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। यहाँ लिखेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k कॉस थीटा, है कि नहीं? उसके बाद पता है यहाँ क्या लिखेगा? यहाँ लिखेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर सर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 2ab। मतलब ये लिखे, ये हम लिखते हैं अंडर रूट। अगर स्क्वायरिंग नहीं करते तो अल्टीमेटली तो आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। वो मेरे को देख के लगा हम पहले कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बता, तो खुद बोल, क्या के स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ क्या? और के स्क्वायर कॉमन ले लिए हम, तो बता के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ क्या आ गया? एन स्क्वायर 1 प्लस 1, यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन माइनस 2 कॉस थीटा। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल ना जी। तो क्या यहाँ से कॉस थीटा एन के टर्म में नहीं आएगा क्या? तो कॉस थीटा निकाल ले एन के टर्म में, कॉस थीटा निकाल ले एन के टर्म में। सर साइन वाला मैच किया तो, अगर साइन वाला मैच किया तो भाई तेरे को कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा भी निकाल सकता है कि नहीं? अगर मान के चलिए कॉस थीटा आ गया बेस बाई हाइट, तो ये भाई ये थीटा है, ये बेस है, ये हाइट है, तो परपेंडिकुलर आ गया ना जी। क्या हो गया? बी एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लेगा पी बाई एच। एक तरीका और, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस वाला मैच नहीं किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो साइन भी निकाल सकता है कि नहीं? तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर वीडियो गुरुकुलम पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं।